चलो बच्चों, अब बात कर लेते हैं कहानियों में थोड़े से एक स्टेप और आगे की। अब जरा देखो, यदि मैंने आपके सामने एक फॉर्म ये रख दी जिसमें मैंने यहाँ रख दिया CH3, इधर रख दिया OH, इस साइड में रख दिया मैंने Cl, इधर रख दिया मैंने कुछ CH3 मान लो, इधर भी रख दिया, इधर रख दिया OH और इस साइड में रख दिया Cl। ठीक है, एक कंपाउंड ये मैंने ले लिया। ठीक, अब मैं पहले तो आपसे ये कह रहा हूं कि क्या आप इसका RS बता सकते हैं? अब तक एक कार्बन था, अब यहां कार्बन 2 हो गए। ठीक है, चलिए पहले तो इसके अंदर RS के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इस कायरल सेंटर के इर्द गिर्द RS निकालते हैं। प्रायोरिटी असाइन करो पहले सबको। इधर वाली प्रायोरिटी में सबसे पहले इसको तो 1 असाइन कर दिया मैंने, पहली ये हो गई। ठीक है, इधर पहला एटम कार्बन, इस मतलब वही फाइटर्स ढूंढने, इसका पहला तगड़ा फाइटर कौन है? Cl, इसका तगड़ा फाइटर O, इसका तगड़ा फाइटर कार्बन, इसका तगड़ा फाइटर कार्बन। ठीक है, तो अभी पहला इसको कर देते हैं, दूसरा ये चला जाएगा। ठीक, इधर आया कार्बन, इधर भी आ गया कार्बन। कार्बन की टीम में यहां कौन कौन है? H और H, जो आपको पता है लड़ाई के वक्त क्या करते हैं। और यहां इस कार्बन के साथ है O, C और Cl। O को देखकर ये भाग खड़ा हुआ था, तो अब की क्या है? Cl। यानी ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये तीसरे का मतलब ये वाला बॉन्ड जो है इसका ऐसे, ये हो गया तीसरा, और ये वाला जो हो गया वो हो गया चौथा। ठीक, तो इसके इर्द गिर्द चौथा कहां पर आ रहा है? देखो, वर्टिकल लाइन पर आ रहा है। चौथे को छुपा लीजिए, 1 2 3, चलिए ये फॉर्म कौन सी आ गई? R फॉर्म आ गई। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। ठीक है, ये चीज पहले इधर वाले का निकालना समझ में आया। अब फिर से जरा इधर वाले पर आ जाओ, दूसरे वाले को पहले एक बार आपको निकालना सिखा देते हैं। इसमें आ जाओ, इसके अंदर हम क्या कहेंगे? सबसे पावरफुल फिर से 1 यही हो गया, 2 यही हो गया, 3 ऊपर वाला ही हो गया, और 4 ये वाला हो गया। चौथे को छुपा लीजिए, 1 2 3, चलिए, और ये चूंकि आपका वर्टिकल लाइन पर है तो ये वाली फॉर्म भी कैसी हो जाएगी? R हो जाएगी। ठीक है, फॉर्म निकालने का तरीका समझ में आया? अच्छा, अब मैं अगली स्टेप पे चलता हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस वाले स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एक सेकेंड, जैसे मैंने यहां ये कर दिया, इधर ऐसा कर दिया, इधर ऐसा कर दिया। ठीक है, इधर लगा दिया OH, इधर लगा दिया Cl, इधर लगा दिया Cl, इधर लगा दिया OH, इधर CH3 लगा दिया, इधर CH3 लगा दिया। ठीक है, अब देखिए, तरीके कई सारे हो सकते हैं। एक तो कोई बंदा इसके बाद सीधे सीधे मिरर लगा ले और ये सोच ले कि भाई मिरर लगाने के बाद ये तो यार ऑब्वियस लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इमेज है। ठीक है, एक ये तरीका हो सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस तरीके को कम अडॉप्ट करें। आप ऐसा सोचो कि हालांकि ये तरीका थोड़ा मुश्किल है जो मैं बोल रहा हूं, ये वाला तो तुरंत खाने को अच्छा लग रहा है, तुरंत लग रहा है कि तुरंत ले लिया जाए। ठीक है, लेकिन जो मैं तरीका बोल रहा हूं ये आपको आगे काम आएगा। जरा देखिए, आप इस कार्बन में और इस कार्बन में जरा चेक करिए कि इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको इस कार्बन के अंदर, इस कार्बन के अराउंड कितने इंटरचेंज करने पड़ेंगे यही स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो इस कार्बन को ही सिर्फ आप ऑब्जर्व करिए। ठीक है, तो CH3 तो ऊपर ही है, OH ने अपनी पोजीशन बदली है। हम चाहें तो ये सोच सकते हैं कि इसके अंदर हुआ खटाक एक इंटरचेंज। कैसा? ऑड इंटरचेंज। यानी ये वाली जो फॉर्म है, ऑड इंटरचेंज से क्या बन जाता है? उसकी बन जाती है इमेज, मतलब ये S होगा। या
इसको ऐसे सोचो, एक स्टेप में नहीं सोचना चाहते हैं। जितना है सब हम लोग कुछ ही प्रॉब्लम में सीख लेंगे, ऐसा नहीं कि इसको हम लोग हर जगह पर नया एक ही बार में सारी चीज़ें सीखते चल रहे हैं। या आप इसको ऐसा कह सकते हो कि हम क्यों ना पहले OH और CH3 को चेंज कर दें। इसको इसमें, इस वाले को इसमें चेंज करना है ना, तो एक काम करें, पहले CH3 और OH को चेंज कर दें। ये CH3 और OH को चेंज किया तो कितना इंटरचेंज कर लिया हम लोगों ने, ये इंटरचेंज हो गया एक, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, एक इंटरचेंज हो गया। अभी क्या ये हमारा ओरिजिनल वाले जैसा है ना, एक काम और करते हैं बच्चों, एक इंटरचेंज और मारो। एक इंटरचेंज का मतलब क्या होता है ये हम लोगों ने सीखा था, Cl इधर आ गया, OH इधर आ गया, इधर CH3 रहा। ठीक, अच्छा, अभी भी क्या ये ओरिजिनल वाले जैसा है ना, एक इंटरचेंज आप और मारो, CH3 इधर आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा। मतलब आपको ये कंपाउंड बनाने के लिए इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर, इस कंपाउंड को बनाने के लिए, इस कंपाउंड को बनाने के लिए आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर कितने इंटरचेंज करने पड़े, पहला इंटरचेंज, दूसरा इंटरचेंज, तीसरा इंटरचेंज। मतलब जब इस कंपाउंड में हमने ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज कर दिए तो ये बन गया। ये तो हमने आपको सिर्फ दिखाया ना कि कैसे एक एक स्टेप मैं कर रहा हूं, ये तो मैंने सिर्फ दिखाया कि एक एक स्टेप कैसे कर रहा हूं। लॉजिक क्या निकल के आया कि यदि मैं इसके अंदर ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज कर दूं, अभी मैं ऊपर वाले कार्बन के बारे में ही बोल रहा हूं, कि यदि ऊपर वाले के बारे में ही सोचूं मैं कि ऊपर वाले को के अंदर हमने कितने इंटरचेंज कर दिए, ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज कर दिए, तो जो इसकी फॉर्म मैंने निकाली थी उसकी अपोजिट आ जाएगी। आई बात समझ में? अब यही लॉजिक जरा यहां लगाओ, अब देखना थोड़ा सा और जल्दी होगा। इधर से हमने कहा इसको उठाकर इधर ले आओ, CH3 पहुंच गया इधर, Cl इधर आ गया, Cl को लेकर जाओ इधर से इधर, अब Cl पहुंच गया इधर, OH आ गया इधर, और फिर से एक इंटरचेंज कर दो। यानी जो फॉर्म यहां पर है उसकी जस्ट अपोजिट फॉर्म यहां पर आएगी, मतलब ये फॉर्म भी S होगी। आप इसको जरा सोचिए, जो मैंने इसको यहां जल्दी में बोला ना, आप इसको जरा सोचिए कि आप ये समझ पा रहे हैं कि इस कार्बन के इर्द गिर्द भी आप ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज कर दें तो ये बन जाएगा। या वो वाला मेथड भी है, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज। या ये वाला मेथड तो है ही, लेकिन मैंने कहा इसको आप ऑप्ट करिए, इस वाले को। ठीक है, अच्छा, अब मेरी बात सुनो। अब इसके अंदर कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर इसके अंदर जो आपने इस तरह से मेथड अप्लाई किया है तो ऊपर वाले में 3 इंटरचेंज किए, नीचे वाले में 3 इंटरचेंज किए, तो टोटल तो आपने 6 इंटरचेंज कर दिए, तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल तो सेम होना चाहिए ना। ये बात गलत है, क्योंकि मैंने आपको पिछली कहानियों में बार बार ये बोला था इस जगह पर कि आपको ये सारी बात जो करनी है वो किसी सिंगल कार्बन एटम के इर्द गिर्द करनी है, टोटल पर नहीं देखा जाता। ये किसी एक पर्टिकुलर कायरल सेंटर के इर्द गिर्द ही देखा जाता है। ये बात मैंने इससे पहले बोली थी, उसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन मैंने यहां आपको दिखाया। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यानी ये जो दो फॉर्म हैं ये निकल के आई एक दूसरे के का क्या रिलेशन निकल के आया, ये दोनों एक दूसरे की ऑब्जेक्ट और इमेज है। ठीक है, अब इनको क्या नाम दिया जाए, इसको एक नाम दे देते हैं इस पेयर को। इसको हम नाम देते हैं एनेंशोमर्स। एनेंशोमर्स, एनेंशोमर्स क्या चीजें होती हैं? एनेंशोमर्स
ऐसे आपका स्टीरियो आइसोमर हैं, एनेंशियोमर ऐसे आपका स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो आपका रिलेट करते हैं किससे, ऑब्जेक्ट और इमेज से। एनेंशियोमर्स कभी एक चीज नहीं होगी। ये किसको कहा है हमने, पेयर को कहा है। ये आपका रिलेट करेंगे किससे, ऑब्जेक्ट और इमेज से। ठीक है, एनेंशियोमर्स का ये जो पेयर है, ये जो एनेंशियोमर्स का सेट है, इसके अंदर क्या चीज होगी, दोनों के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा, सेम। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, सेम। केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, सेम। सिर्फ कहां अंतर आएगा, सिर्फ अंतर आएगा टुवर्ड्स पीपीएल। मतलब अगर ऑब्जेक्ट एक साइड घुमाएगा तो उसकी इमेज भी जो है वो, उसकी इमेज जो है वो इसको अपोजिट साइड घुमाएगी। लेकिन वंस अगेन कौन सा किस साइड घुमाएगा ये आप नहीं बता पाओगे। ये आपको पता चलेगा एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये बात समझ में आ गई। तो एनेंशियोमर्स पहचानना आ गया। मतलब अगर हमारे पास एक फॉर्म आर है और दूसरी वाली एस, तो ये एनेंशियोमर्स का सेट हो जाएगा। अगर कहीं पर एक से ज्यादा कायरल है, एक आर है दूसरा आर है, यहां ये एस और एस, ये भी एनेंशियोमर्स का सेट हो जाएगा। अगर कहीं दो कार्बन है, एक है आर एक है एस, ठीक है, और दूसरा है एस और पहला है आर, और किसी ने आपसे पूछा कि बताओ ये दोनों जो हैं इनमें क्या रिलेशन है, ठीक है, तो ये भी क्या हो सकते हैं, एनेंशियोमर्स का सेट हो सकते हैं। यहां मैंने हो सकते हैं बोला है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसके अंदर एक गड़बड़ होती है। ठीक है, या मैंने कहा अब कुछ भी हो जिसके अंदर रिलेशन कैसा हो जाए, कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर बदल जाए, वो आपका क्या कहलाते हैं, एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। इसके अंदर एक एक्सेप्शन आता है, वो हम लोग आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एनेंशियोमर से रिलेटेड एक और बात, एनेंशियोमर्स के चूंकि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब भी सेम होते हैं, अगर आपसे कोई कहे कि क्या इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग कर सकते हैं, याद है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस जो हम लोग ने सॉल्यूशन में पढ़ी थी, याद करो। लिक्विड था, एक ज़्यादा वोलेटाइल कम वोलेटाइल, कई सारे लोग खड़े कर दिए थे, काफ़ी देर प्रोसेस करने के बाद उसके अंदर ए और बी को हमने सेपरेट कर लिया था। यहां हम कभी भी इन एनेंशियोमेरिक पेयर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से अलग अलग नहीं कर सकते। हां, कई और मेथड हैं जिनसे हम इनको सेपरेट कर लेंगे, नो डाउट। लेकिन अगर कोई कहे कि क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग कर सकते हो आप एनेंशियोमेरिक पेयर को, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आगे बात सुनिए। अब तक हम लोगों ने आरएस के बारे में जो जानकारियां ली और एक नया टर्म अभी अभी सीखा, एनेंशियोमर। अब वक्त है इतनी चीजों को एक साथ अप्लाई करने का। आपके सामने ये मॉलिक्यूल हैं 4, आपको बताना है कि इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, मैं इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है उसमें भी खास तौर से ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है, मैं इसको आपको बता दूं कि इसको कैसे बनाना है। रिलेशन आप ही बताओगे। देखिए, अब ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये थोड़ा सा अजीब सा दिया हुआ है, ऐसे ऊपर मुंह खोल दिया गया, लेकिन नॉर्मल लॉजिक वही रहेगा कि आपको यहां से ऑब्जर्व करना है तो ये चुड़ैल टाइप का मॉलिक्यूल आपकी तरफ बाहें फैलाए आएगा। ऊपर से यदि देखो तो क्या बना देना इसको, यहां खड़े होकर सोचो, इस साइड में क्या आ गया, OH, इस साइड में क्या आ गया, Me, इस साइड में क्या आ गया, CHO, इस साइड में क्या आ गया, H। लगाओ बुद्धि,
और बताओ कि क्या ये बात समझ में आई। और प्लस इन चारों को आप रजिस्टर पर लिखिए, इनमें 10 मिनट का टाइम लीजिए और मुझे बताइए कि इन मॉलिक्यूल के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, चलिए बच्चों।